गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई और उसके बेस पर हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस टाइप की बॉन्डिंग है, किस टाइप से बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, किस थ्योरी के बेस पर हम इन थ्योरीज डिफरेंट थ्योरीज के बेस पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 या sp3D2 या DsP2 या sp3 यानी डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस क्यों होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया D2sp3 या sp3D2, दोनों ही कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, बट एक का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, वहीं अदर्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3D2 है। इसी तरह हमने जैसे एग्जाम्पल लिया sp3 या DsP2, दोनों में ही 4 लिगेंड्स हैं, फिर एक का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, कहीं अदर्स का sp3 है। तो इस टाइप के ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये चेंजेज है, ये क्यों देखने को मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसके बेसिस पर हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई, जैसे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, इस तरह से और कई सारी थ्योरीज दी गई। तो आज हम सबसे जो मेन थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करती है, साथ के साथ किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा, किस टाइप उसकी शेप होगी, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पर। तो सबसे पहले वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जांपल हमने एग्जांपल्स लिया इसके लिए। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया CONH3 होल 6, CONH3 होल 6, ये हमने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, CONH3 होल 6 प्लस 3। इसमें हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी समझेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 है, अब उसके बेस पर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, कितना होगा, 27। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आर्गन 3d7 4s2। ध्यान दो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 3d7 4s2, लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया नॉर्मल कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसको लिखेंगे कोबाल्ट +3, तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ से होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, और 4s0 और 4p ऑर्बिटल आल्सो 0। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम देखिए इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लिखेंगे कोबाल्ट +3 27 इज इक्वल टू, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने 3d6, आर्गन 3d6 4s0 और 4p0 एंड 4d ऑल्सो 0, क्योंकि d ऑर्बिटल्स इसके पास अवेलेबल रहती है। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को इनकी ऑर्बिटल्स में फिलअप करेंगे। ये हो गया आपके 3d ऑर्बिटल, इसके बाद ये 4s ऑर्बिटल, और उसके बाद ये 4p ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स हो गए आपके 4p। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d के ऑर्बिटल्स होते हैं 5 में हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मल कंडीशन, इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। D6 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे।
ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s0 4p0। अब देखो जो लिगेंड की जब इससे NH3 अटैच होगा तो NH3 के पास क्या होते हैं, अपने लॉन पेयर्स होते हैं। जो NH3 है, NH3 के जो लॉन पेयर्स है वो क्या करते हैं, मेटल, इसमें इस कंपाउंड में हम देखेंगे तो इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो इस जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिगेंड जो अमोनिया लिगेंड्स है वो अपना लॉन पेयर डोनेट करता है। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि जब दोनों लॉन पेयर NH3 डोनेट करेगी तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब इसके पास D में तो कोई ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल नहीं है, इसके पास क्या है, 4s 4p एंड 4d ऑल्सो अवेलेबल, ये ऑर्बिटल्स अवेलेबल होती है। तो इनमें से यदि ये जो लॉन पेयर जो लिगेंड है, यदि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ये हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया है कि विच इज वीक लिगेंड और विच इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो उसमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपके साइनाइड CN-, EN, इथेन 1,2 डाइएमीन या NH3, ऐसे सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। और हमारे हैलाइड्स जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है, वीक लिगेंड्स है। तो इनके बेसिस पर हमको ये, उस सीरीज के बेस पर हमको ये पता चल जाता है कि NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो d ऑर्बिटल्स की क्या है, आगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि d ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग होती है। जब d ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग होती है तो वो T2g और Eg ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड किस तरह से बिहेव करता है, ये उस तरह से बिहेव करता है। सपोज मान के चलो हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में सफ़र करके हम जो 3 पैसेंजर्स की जो सीट है उस पर हम 3 लोग बैठे हुए हैं, अगली सीट खाली पड़ी हुई है, लेकिन जो 4th नंबर का पैसेंजर आया और उसको उसी सीट में बैठना है जिसपे हम बैठे हैं, अगली सीट खाली पड़ी है, वहाँ नहीं जाना चाहता। अब उसकी 2 कंडीशन है, यदि वो ताकतवर है तो वो क्या करेगा, हमको बोले इधर खिसकिए, मेरे को इधर ही बैठना है, तो वो क्या करेगा, हमको शिफ्ट करके बैठ जाएगा। यदि वो वीक है, यदि वो कमजोर है तो हम क्या कहेंगे, आगे सीट खाली पड़ी है, वहाँ चले जाइए। अब उस पर डिपेंड करता है, और वो बोल देगा, यदि स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर, तो बोलता नहीं मुझे तो यहीं बैठना है, तो वो क्या करेगा, हमको शिफ्ट करके वहीं बैठ जाएगा। यदि वो वीक है, कमजोर है, तो वो क्या करेगा, बेचारा अगली सीट पे चला जाएगा। सेम इसी टाइप से इन लिगेंड्स में भी होता है। जब ये NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या बोलता है कि आपके पास एक, क्योंकि ईच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है 2, तो ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप इधर शिफ्ट होइए, मुझे यहीं बैठना है। तो इसी तरह से लिगेंड्स क्या करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन की क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो यहाँ पर कंडीशंस क्या बन जाएगी, देखिए आप लोग, यहाँ से ये d ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल और ये हमारे p ऑर्बिटल्स, s p d, ये हमारे ऑर्बिटल्स है, ये d के 5 ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ से देखिए आप, पहले 1 2 और 3, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर अप हो गए। ये तो पहले से ही था और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, किसकी वजह से, NH3 की वजह से। तो ये 3d ऑर्बिटल की क्या हो गई, 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गई, ये 3d, ये 4s और ये 4p। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि d के 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गए, तो ये जो लिगेंड से अपना लॉन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, अपना NH3, ये एक तो अपना लॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, इसको एरो से लिखेंगे क्योंकि दोनों लॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, NH3। इसी तरह से यहाँ पर भी NH3 डोनेट करेगा, NH3, एक NH3 यहाँ पर डोनेट करेगा, NH3। इसी तरह एक NH3 यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर अपने लॉन पेयर डोनेट करेंगे, NH3, NH3 और NH3, क्योंकि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। अब हमने क्या देखा कि कोबाल्ट की जो d ऑर्बिटल, इनर d ऑर्बिटल, क्योंकि ये अंदर की d ऑर्बिटल है, क्योंकि सेल नंबर 4 की बात कर रहे हैं, पर d ऑर्बिटल कौन सी यूज हो रही है, n-1, इसलिए इनर d ऑर्बिटल है। इनर d ऑर्बिटल में यदि स्पेस है तो इन्होंने क्या किया, इनको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने की वजह से d ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गए और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए गए। तो जितने ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया वो ऑर्बिटल
ऑर्बिटल्स कौन से, डी के 2 ऑर्बिटल्स है तो हमने क्या लिखा D2, s का एक ऑर्बिटल इसलिए s और p के 3 ऑर्बिटल्स है इसलिए हमने क्या यूज किया 3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। और जब इस मॉलिक्यूल्स के हम शेप के बारे में बात करेंगे, कुछ इस मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं शेप, तो इसकी शेप कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल। दूसरा होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब कंपाउंड फॉर्म हुआ तो उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 0, n की वैल्यू 0 है तो कंपाउंड क्या होगा डाईमैग्नेटिक, कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके डाईमैग्नेटिक। दूसरा आता है कलर, दूसरा कौन सा आता है कलर, तो कलर कौन सा हो जाएगा कलरलेस। क्यों हो जाएगा कलरलेस, क्योंकि कलरलेस इसलिए हो जाएगा, कलरलेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो कलरफुल होता है वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो इस कंपाउंड के अंदर यदि हम चेक करते हैं तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कलर प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल है डी ट्रांजिशन। जब डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है हायर एनर्जी लेवल पर, और उतनी एनर्जी इमिट करके जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो कंपाउंड पर्टिकुलर कलर शो करता है। वो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करता है वो कंपाउंड उस कलर का होता है। तो सेम मेटल जैसे कोबाल्ट NH3 का जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा कलरलेस होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। शेप कैसी होगी उसकी ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ BBT, यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पर इनमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करिए, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करिए, कलर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करिए, मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में बात की जाए तो शेप तो मैं आपको यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान के चलो ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के हम ऑक्टाहेड्रल शेप इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोबाल्ट हो गया और इस कोबाल्ट के 6 NH3 मॉलिक्यूल्स हो गए, NH3 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 और NH3। तो इस टाइप से हम जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की शेप है वो कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी जो मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल। अब हम इसको उसी के तरीके से देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 ही है। हमें इसी सेम मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हम एक दूसरा एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलेगा sp3d2। तो पहले तो हमको ये समझना है कि ऐसा पेयरिंग किसकी वजह से हुई, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसकी वजह से कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, इनर d ऑर्बिटल यूज हुए। जब इनर d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं तो उनको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि d ऑर्बिटल्स कौन सी यूज हुई है इनकी अंदर, इनर d ऑर्बिटल। 4d यूज नहीं हुई क्योंकि 4d अवेलेबल है, यहाँ पर क्या अवेलेबल है 4d 0, यहाँ पर 4d ऑर्बिटल अवेलेबल है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ी, इनर ऑर्बिटल की, इसलिए इसका नाम क्या हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक ने। वो दूसरा नेम इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड, जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे उस केस में हमको उसको बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेज। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है इस कंपाउंड में कि जब हम एग्जांपल CONH3 लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है। अब हम सेम मेटल को रखते हुए इसका एग्जांपल चेंज करते हैं, दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए।
दूसरे एग्जाम्पल में जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज COF6 - 3। दूसरा एग्जाम्पल्स लिया हमने COF6 - 3। तो देखिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल्स लिखा COF6, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, लेकिन ईच फ्लोरीन -1 होता है, तो -1 की वजह से 6 फ्लोराइड का -6 में से +3 बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ चार्ज क्या बच जाता है -3। ये एक एग्जांपल्स हो गया। लेकिन इस केस में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है। अब यहाँ पर ये तो पहले से क्लियर है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 में नॉर्मल होगा 3d7 4s2, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R1 3d6 4s0 4p0 और 4d0, क्योंकि यहाँ पर हमको d ऑर्बिटल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि d ऑर्बिटल वैकेंट है, अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 से क्या मतलब है, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है। 0 तो सर और भी हम आगे उनका क्यों लिखे, नहीं, जिनकी हमको जरूरत है उनके बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेल नंबर 4 की बात चल रही है। यहाँ पर वैलेंसी सेल 4 चल रहा है। जो वैलेंसी सेल 4 है, तो वैलेंसी सेल 4 के अंदर 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी इवन अवेलेबल होता है। तो हमको अभी जरूरत पड़ रही है 4d की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यहाँ वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब हम इसका वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले की तरह कि कोबाल्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग कोबाल्ट 27। ये तो इसका एग्जांपल्स था, कोबाल्ट F6 - 3। अब हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट +3 और एटॉमिक नंबर 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया R1 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। इसके बाद ये d ऑर्बिटल हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं d ऑर्बिटल में। ये d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये होगी 3d ऑर्बिटल्स। एक ये हो गई आपकी 4s ऑर्बिटल, ये हो गए आपके 4p ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स, और ये हो गए आपके लास्ट 4d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5। ये 3d एंड 4s एंड 4p एंड 4d ऑर्बिटल्स। जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 4s0 4p0 और 4d0। अब देखिए ये तो हो गई इसकी कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब ये फ्लोराइड से बॉन्ड फॉर्म करता है, तो फ्लोराइड की वही कहानी वापस रिपीट होती है कि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आने वाला क्या है वीक है, तो हम उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, आगे सीट वैकेंट है, आप आगे जाके बैठ जाइए। इसी तरह जब ये फ्लोराइड इससे रिएक्ट करता है, किससे, कोबाल्ट से, ये वीक लिगेंड कैटेगरी में आता है। जब फ्लोराइड कोबाल्ट के रिएक्ट करता है तो इससे जब बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये d ऑर्बिटल यूज नहीं हो पाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर करता है तो पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उस पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा इसके अंदर ताकत नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, ठीक है यदि आप मेरे को यहाँ सीट नहीं दे सकते तो मैं अगली सीट पर शिफ्ट हो जाता हूँ। इसलिए ये जो फ्लोराइड आयन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट सीट पर। तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि ये 4s है, 4s के अंदर यहाँ से वापस एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑर्बिटल्स को 1 2 3 4। ये 4s, ये 4p और ये आपके 4d ऑर्बिटल्स। ये आपके होगी 4d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, 3d 4s 4p एंड 4d। यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3d के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब ये फ्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, s ऑर्बिटल में। एक फ्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा, अपना लोन पेयर फ्लोराइड यहाँ डोनेट करेगा, दूसरा फ्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ
3 फ्लोराइड आयंस कहाँ पर डोनेट करेंगे, ये किसके अंदर डोनेट करेंगे, p ऑर्बिटल के अंदर। इसी तरह d ऑर्बिटल में भी आपके 2 फ्लोराइड आयंस आ जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास फ्लोराइड आयंस यानी लिगेंड्स कितने अवेलेबल है, 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास 6 फ्लोराइड आयन है। और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर सकते क्योंकि वो वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। वीक लिगेंड होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाता है, आपके sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, क्योंकि इसने लिगेंड का इसको ये वीक लिगेंड होने की वजह से इनर ऑर्बिटल्स यूज नहीं कर पाया। यदि जब ये इनर ऑर्बिटल्स यूज नहीं कर पाया तो इसने कहां से ऑर्बिटल्स यूज की, आउटर ऑर्बिटल। तो इन कंपाउंड्स में जब हम ये प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जैसे हम मॉलिक्यूल्स की सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के, कि मॉलिक्यूल्स के शेप क्या होगी, तो शेप तो क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल्स, ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ये तो क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहले वाले मॉलिक्यूल्स में आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या था D2sp3, लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की शेप। तो मॉलिक्यूल्स की यदि हम शेप के बारे में बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो शेप है, शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, जो अभी हमने ड्रॉ की थी। यदि हम कलर प्रॉपर्टीज की बात करें, कलर, तो कलर में क्या आएगा, कलरफुल। कलर में क्या आएगा, ये कलरफुल। क्यों आएगा कलरफुल, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। जब कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो सकते हैं, और हायर एनर्जी लेवल से वापस जंप करके जब लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं तो जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उस फ्रिक्वेंसी की लाइट इमिट भी करते हैं। और हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे ये, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मींस ये कंपाउंड मैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी। क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है √n+2, और वेयर n = यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 4 +2, और ये हो गया 4 और 2 6 और 6 24, यानी √24 बोर मैग्नेटॉन। तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है, नियर अबाउट 4.9 के आसपास ये वैल्यू जाएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, रूट्स को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से ये कंपाउंड सेम मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही केस में पहले भी +3 थी, अभी भी +3 है, लेकिन दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं कि मेटल जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेमी मेटल है सिर्फ कंपाउंड में। यहाँ लिगेंड हम फ्लोराइड यूज कर रहे हैं, और पहले वाले लिगेंड्स में क्या था NH3। जब लिगेंड हम फ्लोराइड यूज कर रहे हैं तो कंपाउंड क्या है, कलरफुल है, पैरामैग्नेटिक है, और उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ये है, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है इसका sp3d2। लेकिन जब हम यूज करते थे CONH3, फर्स्ट वाले एग्जांपल पर जाते हैं कि जब हमने क्या लिया था CONH3 तो उस केस में कंपाउंड क्या था कलरलेस, यानी कि व्हाइट सॉल्ट, और यहाँ पर क्या था डायमैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें हमको हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं भी डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपसे पूछा जाता है कि सेम मेटल का ये जो सॉल्ट है वो कलरफुल है, या कोई भी कलर का नाम ग्रीन ब्लू कोई भी कलर है, और दूसरा कलरलेस यानी व्हाइट सॉल्ट है, ऐसा क्यों। तो हमको ये देखना है कि उसके अंदर जो लिगेंड है कहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो सकती है, पेयरिंग होगी तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा कलरलेस व्हाइट सॉल्ट। और यदि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो लिगेंड वीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पा रहे, तो उसमें क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कंपाउंड क्या होता है आपके कलरफुल होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, या जो भी एग्जाम्पल्स हम
देखते हैं या एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको क्या एक्सप्लेन करना है, बीबीटी थ्योरी के बेस पर हमको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर प्रॉपर्टीज, ये सब एक्सप्लेन करना है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज और देखिए कि कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, 3d ऑर्बिटल यूज हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन में या 4d कौन सा ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, 4d कौन सा ऑर्बिटल है, आउटर, इसलिए इस कंपाउंड्स का नाम क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या फिर हम इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये चीजें हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इस लिगेंड्स की वजह से यदि लिगेंड स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी कहां पर, डी ऑर्बिटल के अंदर, और यदि लिगेंड्स क्या है वीक है तो वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा और वो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, आउटर डी ऑर्बिटल। इसकी कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस ये है कि सपोज यहाँ तो D6 था, यदि ये केस D7 होता, क्या होता, D7, तो D7 होने पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, तो पेयरिंग करने के बाद भी 2 d ऑर्बिटल वैकेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है तो उस केस में जो d ऑर्बिटल्स यूज होती है वो दोनों एक साथ यूज होती है, या तो इनर d ऑर्बिटल या फिर आउटर d ऑर्बिटल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इनर d ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं और एक आउटर डी ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है इस केस में। इसमें हमको ध्यान रखना है बीबीटी थ्योरी के अंदर कि जब डी ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं यदि पॉसिबिलिटी है तो इनर डी ऑर्बिटल यूज करे या आउटर डी ऑर्बिटल यूज करे, लेकिन दोनों डी ऑर्बिटल एक ही साइड की यूज करे। लिगेंड कितना ही स्ट्रॉन्ग होता है, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 होता, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता D7, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, यहाँ आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और आप पेयर कर सकते थे, फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम उसमें आगे उसका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन इनर डी ऑर्बिटल यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमको कौन सी डी ऑर्बिटल यूज करनी पड़ेगी, आउटर डी ऑर्बिटल। तो ये तो हमको पहले से पता है, जैसे मैंने एक ट्रेन का आपको एग्जांपल दिया था, यदि जो ट्रेन की सीट है उस सीट पे मैक्सिमम लोग पहले से बैठे हुए हैं, फिर कोई ताकतवर आए या वीक आए, फिर तो उसको अगली सीट पर ही जाना पड़ेगा, उस सीट पर वो बैठ नहीं सकता। तो इसी तरह इनके अंदर भी होता है कि यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो कितना भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो पेयरिंग भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि गुंजाइश है पेयरिंग की, यानी कि वो 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट होने की गुंजाइश है तो वो क्या हो जाएगी, उसमें पेयरिंग हो जाएगी। और यदि गुंजाइश नहीं है तो उसमें क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3, ये दोनों क्लियर हो गया होगा कि दोनों केसेस में हम 2 एग्जांपल्स लिखे, 2 एग्जांपल्स थे हमारे पास, एक एग्जांपल CO, एक एग्जांपल्स था आपके पास COF6-3 और दूसरा एग्जांपल्स था आपके CONS3-6। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हैं तो क्या आता है sp3d2, जबकि इसमें देखते हैं तो d2sp3। तो ये डिफरेंस में आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इनर डी ऑर्बिटल यूज क्यों होता है, क्योंकि ये लिगेंड स्ट्रांग है, और इसका sp3d2 क्यों होता है, क्योंकि F क्या है, वीक लिगेंड है। तो इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड के भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। टेट्राहेड्रल कंपाउंड में भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम ये बता सकते हैं, जैसे टेट्रा जिसकी 4 वैलेंसी होती है, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 4 एग्जांपल्स हम ले लेते हैं NiCl4 या Cl4 और दूसरा एग्जांपल NiCN4। अभी एक एक एग्जांपल्स को हम समझेंगे, जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में पढ़ा है इसी तरीके से हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में भी देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे 4 एग्जांपल, उसका एग्जांपल्स ले लिया हमने NiCl4, एग्जांपल्स क्या ले लिया NiCl4 जिसको चार्ज है आपके -2, एग्जांपल्स लिया हमने NiCl4 चार्ज -2। यहाँ पर निकल जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कंडीशंस में आर्गन 3d8
और 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यदि निकल सिंपल होता है तो। लेकिन निकल जब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, +2 में जाएगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s0 एंड 4p0। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर यदि हम देखते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है तो कोई भी s और p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरह 4d ऑर्बिटल आल्सो वैकेंट अवेलेबल है यहाँ पर 4d यदि हमको जरूरत होती है तो। अब हम बात इसको जब इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में फिलअप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3d ऑर्बिटल ले लिए हम, 3d के ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए। इन 5 ऑर्बिटल्स में आप देखिए इसी तरह 4s ऑर्बिटल हो गया ये, और इसी तरह ये 4p ऑर्बिटल्स हो गया। d की जरूरत पड़ने पर हम ड्रॉ करेंगे 3d, 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स। d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये हो गया आपके कौन से स्टेट, ग्राउंड स्टेट। कौन सी होगी, ग्राउंड स्टेट। अब हम बात करते हैं कि Cl कैसा लिगेंड है, क्योंकि Cl जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें एक ही d ऑर्बिटल काम चल जाता है, वो dsp2 हो सकती है, यानी एक d ऑर्बिटल से काम चल जाता है। किस केस में, जब मॉलिक्यूल्स क्या हो, टेट्राहेड्रल की हम बात कर रहे हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हो, तो एक d ऑर्बिटल से काम चल जाता है। वो इनर d ऑर्बिटल भी यूज कर सकता है और आउटर d ऑर्बिटल भी यूज कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो इस केस में देखते हैं तो Cl क्या है, वीक लिगेंड है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि सारे के सारे हैलोजेंस वीक लिगेंड कैटेगरी में आते हैं। यदि ये लिगेंड वीक है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा। यदि वो यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे तो क्या करेगा, ये आउटर ऑर्बिटल्स यूज करेगा। तो इसको कितना चाहिए, तो एक क्लोराइड तो इसका यहाँ अटैच हो जाएगा, Cl अपने लॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, दूसरा क्लोराइड यहाँ अटैच हो जाएगा, अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, थर्ड क्लोराइड यहाँ अटैच हो जाएगा, अपना लॉन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा, और फोर्थ जो क्लोराइड है वो अपना लॉन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास लिगेंड्स थे 4, तो ये 4 डोनेट हो गए और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया कंपाउंड का, sp3। और जब मॉलिक्यूल्स की शेप sp3 होती है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और जब मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। यदि हम इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और कलर की बात करें तो क्या होगा, कलरफुल। कलर में क्या होगा, कलरफुल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, √n+2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, वेयर n की वैल्यू 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। तो ये सारी चीजें मॉलिक्यूल्स की जब हम टेट्राहेड्रल के शेप ड्रॉ करेंगे तो ये निकल, इस तरीके से हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की शेप ड्रॉ करते हैं, 1Cl Cl Cl और Cl। तो इस तरीके से ये निकल की टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। निकल टेट्राक्लोरोनिक्लेट जो आयंस है उनकी ये इस तरह की शेप हो जाएगी। तो ये तो हो गया किसका, जब लिगेंड क्या हो, वीक हो। जब लिगेंड क्या हो, वीक हो। वही हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। जिस तरह हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हम क्या ले लेते हैं, NiCN4। हमने एग्जांपल्स क्या ले लिया, NiCN4-2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो यही रहेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखते हैं तो जब निकल +2 में रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। कंडीशंस इसकी जो s और p ऑर्बिटल्स की ये चेंज होगी, क्योंकि लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है।
यहाँ से ये हो गया आपके 4s, ये हो गया 4p ऑर्बिटल, यहाँ से देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। ये जो केस है वो किस में है, ग्राउंड स्टेट। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है 4s और 4p ऑर्बिटल्स है। 1 2 3 4 5, ये s का 1 ऑर्बिटल और ये p के 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। ये आपके 3d ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल एंड ये 4p ऑर्बिटल। अब देखिए 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो ये कंडीशंस तो हमारी पहले से ही थी, ये तो पहले से थी। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, वापस इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। तो ये कंडीशंस हो गई 3d की। तो यह एक d ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गई। जब d ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गई तो एक Cn अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा। एक Cn अपना लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, s ऑर्बिटल के अंदर, और बाकी Cn कहाँ डोनेट करेंगे, p ऑर्बिटल के अंदर। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं हमारे पास, 4। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4। तो 4 लिगेंड्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एक d है, एक s है और 2 p है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपके dsp2। जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, dsp2, तो हम पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन dsp2। यहाँ पर भी देखिए आप, पहले भी निकली था ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, अभी भी निकली है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह क्या हो गया, dsp2। और इसकी जब हम शेप की बात करेंगे तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। निकल की शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो ये इसकी शेप हो गई मॉलिक्यूल्स की, ये क्या होगी इसकी शेप, शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और यदि हम बात करते हैं कलर प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो कलर में क्या आएगा आपके, कलरलेस, कलरलेस। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 0। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहां पर n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। जब 0 आएगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों ही केसेस में हम उनके हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल्स की शेप और उनकी कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पर किस टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड डाईमैग्नेटिक होगा, कौन सा कलरफुल होगा, कौन सा कलरलेस व्हाइट सॉल्ट होगा, या हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा। या हमको कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, निकल के दोनों सॉल्ट आ जाते हैं आपके NiCN all -2 और NiCl4 -2। आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों। इसके लिए बोलते हैं कि NiCl4 जो है वो तो क्या है, कलरलेस है। वेयर द NiCl4 इज ए कलरफुल, या कोई कंपाउंड का कलर है, ग्रीन कलर है। तो ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जब हम देखते हैं तो सारे के सारे Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा। इसकी वजह से कंपाउंड कलरलेस है। लेकिन NiCl4 में क्या है कि Cl वीक लिगेंड है और उस वीक लिगेंड की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके d ऑर्बिटल में dd ट्रांजिशन होता है और dd ट्रांजिशन की वजह से वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। इसी तरह आपसे पूछ ले कि NiCN4 इज डाईमैग्नेटिक, वेयर द NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक। व्हाई,
तो हमारा आंसर यही रहेगा कि NiCN4 में Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इसकी d ऑर्बिटल में बेयरिंग हो जाती है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है। और इन NiCl4 केस में Cl वीक लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाती है और ये जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स में जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।